हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 47 है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सभी बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट प्रगति 247 पर ही होगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, न्यूमेरिकल भी है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा। कोई भी टेस्ट छोड़ के जाएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो में बने हुए रहिएगा। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। और एक चीज और, टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान बिल्कुल टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। चलिए तो टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 27 सेकंड का टाइमिंग देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है। पराबैंगनी प्रकाश, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं, का तरंग दैर्ध्य जो है किन दो मानकों के बीच होता है? क्वेश्चन नंबर 1। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पराबैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो 3900 गुने 10⁻⁻10 मीटर से 150 गुने 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पर है। चलिए 20 सेकंड का टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फास्फोरस का सबसे अस्थाई अप्ररूप कौन होता है? कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो फास्फोरस का जो सबसे अस्थाई अप्ररूप होता है वो लाल फास्फोरस होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाल फास्फोरस जो होता है वो सबसे अस्थाई अप्ररूप होता है फास्फोरस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूमेरिकल है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग मिलता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है किसी बिलियन में अल्कोहल का 1 मोल तथा जल के 4 मोल है, तो जल का मोल प्रमाण यानी मोल फ्रैक्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। थर्टी सेकेंड। 20 सेकेंड और रह गए हैं। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो
क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर की बात करें तो इसका जो 4/5 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है किसी बिलियन में अल्कोहल का 1 मोल, ठीक है, अल्कोहल का कितना मोल है? तो 1 मोल है। तथा जल का कितना है? जल का 4 मोल है। तो जल का मोल परिमाण यानी मोल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? तो अल्कोहल की मात्रा 1 है, ठीक है, अल्कोहल की मात्रा कितना है? 1 है, और जल की मात्रा कितना है? 4 है। तो कुल हम लोग मोलों की संख्या जब लिखेंगे, ठीक है, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या इक्वल क्या हो जाएगा? अल्कोहल का 1 और प्लस जल का 4 इक्वल टू कितना हो गया? 5 मोल। 5 मोल हो गया। अब क्या पूछ रहा है? जल का मोल परिमाण। तो जल का मोल परिमाण बराबर होता है जल का मोल परिमाण, ठीक है, जल का मोल परिमाण निकालना है तो जल का मोल परिमाण बराबर होता है जल की मात्रा। ये फॉर्मूला है, जल का मोल परिमाण जब निकालना रहेगा तो इसका बराबर होता है जल की मात्रा बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, ठीक है। अगर अल्कोहल का पूछता तो अल्कोहल की मात्रा बटा कुल मोलों की संख्या हो जाता, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? तो जल की मात्रा कितना दिया हुआ है? 4। कुल मोलों की संख्या कितना है? 1 + 4 कितना आया? 5। 4/5। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अल्कोहल रहेगा तो अल्कोहल होगा, जल है तो जल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 21 सेकंड दी टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो डाल्टन थे, ठीक है। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। प्रोटॉन सदृश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है प्रोटॉन सदृश होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोटॉन सदृश होता है तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। क्या होता है बच्चों की? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के जो प्रोटॉन होते हैं वो बिल्कुल सदृश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, U9238 के परमाणु में से 2 अल्फा कण और बीटा कण निकल जाते हैं तो नवनिर्मित परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। टाइम अप, टाइम अप। चलिए इसका राइट जो आंसर हो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है U9238, ठीक है, के परमाणु में से 2 अल्फा कण, ठीक है, मैं आप लोग U9238 है, ठीक है, U9238, इसमें से कितना निकल रहा है? तो 2 अल्फा कण निकल रहा है मतलब माइनस 2 अल्फा कण जो है वो निकल रहा है, ठीक है, 2 अल्फा कण निकल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1 अल्फा कण। याद रखिएगा, किसी भी तत्व से अगर 1 अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होगी उसमें 4 का कमी होगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिए, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका ध्यान पूरा टेस्ट में होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इसीलिए सबका ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। क्वेश्चन में याद रखिएगा कि U9238 में से 2 अल्फा कण निकल रहा है, तो जब भी 1 अल्फा कण किसी तत्व से निकलेगा तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या में 4 का कमी होगा। तो यहाँ पे 2 निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है तो 4 दूनी 8 की कमी होगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा? 238 में से 8 जाएगा तो 230 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब 2 अल्फा कण निकलता है तो, ठीक है, तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या में तो 8 का कमी होगा, लेकिन ये नीचे जो है ये परमाणु संख्या होता है, ठीक है, ये 92 जो है ये परमाणु संख्या है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या है? परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्या है? तो परमाणु संख्या है। तो ऊपर वाला में तो 8 का कमी होगा, लेकिन नीचे वाला में क्या होता है? ठीक है, और नीचे जो परमाणु संख्या है उसमें अगर 2 अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या में 3 की कमी होगी। तो यहाँ पे ये 2 निकला तो इसमें 8 की कमी हुई तो 230 हुआ, लेकिन इसका जो परमाणु संख्या है उसमें 3 की कमी होगा, तो 92 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 88 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है? एक बीटा कण निकलता है, ठीक है, एक इसमें बीटा कण निकलता है, एक निकलता है, ठीक है। तो जब इसमें से एक बीटा कण निकलेगा, ठीक है, तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो हो गया वो एक बीटा कण निकल गया, तो 88 से क्या होगा? एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए जो होगा ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता जो है वो सबसे अधिक है? किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता जो है वो सबसे अधिक है? टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है, और उसके बाद बीटा, और सबसे कम किसका होता है? तो अल्फा का होता है, ठीक है, सबसे, ठीक है। ये गामा हो गया, ये क्या हो गया? बीटा हो गया, और ये अल्फा, इस तरह से होता है। तो सबसे अधिक गामा और सबसे कम अल्फा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित अणु में से किसमें त्रिबंधन मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो N2 होगा।
N2 में एन और एन जो होते हैं वो त्रिबंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। N2 में एन और एन जो होते हैं वो त्रिबंध से जुड़े होते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्या होता है कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 2 5 होगा। तो 5 हो गया वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, आयतन कक्षक में कितना है तो 5 है। तो जब इसको हम लोग, ठीक है, जब इसको हम लोग फिगर के साथ इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन जब इसको हम लोग फिगर के साथ बनाएंगे तो ये N2 है, ठीक है, N2 है, N2 ये 2 और ये कितना हो गया, ऊपर में 2 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। N2 है, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 3 हो गया। तो ये जो हो जाएगा इसको हम लोग, ठीक है, इस तरह से ये करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ये एन है, यहाँ पे जो होगा वो, ठीक है। तो इसका फिगर जो है इस तरह बनेगा। तो ये एन के लिए 3 और ये एन के लिए 3, इसलिए ये जो होते हैं वो त्रिबंध में अणु जो होते हैं वो त्रिबंध द्वारा मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 बी होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु संख्या 29, तो किसका परमाणु संख्या 29 होता है, कॉपर का। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। 29 वाले तत्व के आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करना है। तो कॉपर का जब भी हम लोग, कॉपर का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर कितना हो जाएगा 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो कक्षाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे कक्षाओं की कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने हुए रहेगा। यहाँ पे कक्षाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, ये 1s 2s, ठीक है, ये 2p, ये 3s 3p, ये 3d और ये क्या हो गया 4s। तो यहाँ पे कक्षाओं की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो जो कक्षाओं की संख्या होगा वही हमारा क्या होगा, आवर्त होगा। तो यहाँ पे आवर्त कितना हो गया, 4। कक्षाओं की जो संख्या होगा वही हमारा आवर्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है, तो 1 है अंतिम कक्षा में, तो कितना हो जाएगा 1।
एक चीज याद रखिए, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही हमारा क्या होगा, वर्ग की संख्या होगा। तो वर्ग भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वर्ग संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग संख्या जो हो जाएगा, वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 1b होगा। 1b जो होगा, ठीक है, ये जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। बी कैसे हुआ, ठीक है, बी कैसे हुआ, ये शुरू में एस है, ठीक है। अगर शुरू में एस ही रहता और इतना ही पे अगर हम लोग का ये खत्म हो जाता तो हम लोग का ए हो जाता, लेकिन फिर रिपीटेड एस आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 10। टाइम अप, टाइम अप। सभी बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा, अवध सारणी में दाएं से बाएं तथा ऊपर से नीचे जाने की ओर, ठीक है, नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मक का जो गुण है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो ऑप्शन सी होगा। सही जो विद्युत धनात्मक का जो क्रम है वो यहाँ पे ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 11 है, 15 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितनी सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 11, चूना पत्थर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या होता है, CaCO3 होता है। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है 15 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितने सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, तो इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो CaSO4 बनेगा। CaSO4 प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा, और ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। तो CaCO3, ठीक है, क्या बोल रहा है, 15 ग्राम। तो सबसे पहले इसका हम लोग CaCO3 का जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम, CaCO3 ये हो जाएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस ये प्लस 16, ये O3 है तो गुने 3 कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये H2SO4 का क्या हो, H2SO4 है तो ये जो हो जाएगा, इसको जब हम लोग तीनों का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम हो जाएगा। H2SO4 का कितना हो जाएगा, तो 98 ग्राम हो जाएगा। और CaSO4 कितना हो जाएगा, 136 ग्राम, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 100 ग्राम CaCO3 के लिए कितना 98 ग्राम H2SO4 की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 98/100, इसलिए कितना कह रहा है, 15 में कितना हो जाएगा, तो 98/100 गुने 15। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे
तो हम लोग का कितना आ जाएगा 147/10 आएगा। मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। मानक ताप एवं दाब पर कितने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए ताकि 100 लीटर क्लोरीन गैस जो है वो प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए। 30 सेकंड और रह गए हैं, 30 सेकंड। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मानक दाब एवं ताप पर कितने मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या होगा, MnO2। तो MnO2 किसके साथ, HCl किसके साथ करेगा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, MnCl2, ये बनेगा MnCl2 बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, Cl2 प्लस H2। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस यहाँ H कितना है, 2 है, ठीक है, और Cl कितना है, ये भी 2 है। Cl यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 2 4, इसको हम लोग 4 से ये कर देते हैं। ठीक है, 4 से हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए 4, अगर ये 4 हो जाएगा तो ये यहाँ 2 है, इसको भी 4 करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 2 4, Cl2 ये भी 4 हो गया। फिर यार ये बैलेंस हो गया, कितना MnO2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 87 ग्राम, यहाँ पे जो आएगा वो 87 ग्राम आएगा। और एनटीपी कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, एनटीपी। अब क्या कर रहा है, 100 लीटर जो है वो क्लोरीन गैस क्या प्राप्त हो। ठीक है, तो एनटीपी पर कितना 22.4 लीटर क्लोरीन के लिए 87 ग्राम MnO2 चाहिए। ठीक है, MnO2 चाहिए, ये जो है चाहिए। ठीक है, MnO2 इसको ऊपर कर देते हैं, MnO2 चाहिए। और एनटीपी पर 100 लीटर, एनटीपी पर 100 लीटर कितना कर रहा है, 100 लीटर क्लोरीन है। 100 लीटर जब क्लोरीन गैस के लिए कितना हो जाएगा, ये 87 गुने 100 बटा एनटीपी का कितना होता है 22.4। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो 388.4। ठीक है, इतना लीटर जो होगा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 388.4, 388 है, ठीक है ना, 388। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन उत्क्रमणीय उभयगामी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिनट का आप लोग का टाइमिंग दिया जा रहा है। लोहे के 5.6 ग्राम के टुकड़े में उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 14। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है लोहे के एक टुकड़े 5.6 ग्राम के टुकड़े में उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो लोहे का एक मोल, ठीक है, लोहे का एक मोल बराबर हो जाएगा, लोहे का एक मोल बराबर कितना हो जाएगा? लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। लोहे का एक मोल बराबर हो जाएगा लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 56 ग्राम। बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56 ग्राम। तो लोहे का एक मोल बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये सभी को पता है कितना होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? लोहे के 5.6 ग्राम। लोहे का कितना बोल रहा है? 5.6 ग्राम। लोहे का बोल रहा है 5.6 ग्राम। ये क्वेश्चन में है 5.6 ग्राम। तो इसमें लोहे का कितना हो जाएगा? इसमें लोहे का हो जाएगा कितना? ये 6.022 10⁻23 परमाणु, ठीक है। तो 1 ग्राम में, तो लोहे का 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? लोहे का 1 ग्राम में हो जाएगा 022 इंटू 10⁻23 बटा कितना? 5.6। ऊपर चलते हैं हम लोग, ठीक है। लोहे का एक मोल बराबर है लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 56 ग्राम। लोहे का एक मोल बराबर है लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना है? 56 ग्राम है, ठीक है। तो ये जो लोहे का ग्राम परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो कितना हो जाता है लोहे में? तो इतना होता है, ठीक है। तो 56 ग्राम इतना है, तो ठीक है ना, ये 5.6 नहीं, ये 56 ग्राम का होगा, ठीक है। ये जो होगा ये 56 ग्राम का इतना हो जाएगा। तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? ये हो गया 56 ग्राम का। तो 1 ग्राम का इतना बटा 56, ये हो जाएगा 56। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? 5.6 ग्राम। क्वेश्चन में बोल रहा है 5.6 ग्राम। तो 5.6 ग्राम का कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 बटा, ठीक है, बटा नीचे में कितना हो जाएगा? 56 इंटू 5.6। इसको जो हम लोग काटेंगे, ठीक है, इसको जो हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टू दी पावर कितना? और 56 से 56 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 022 इंटू 10 टू दी पावर 22। ये परमाणु जो है ये हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये परमाणु, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? लोहे का एक मोल में लोहे का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा? लोहे के एक मोल में लोहे का परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 56 ग्राम हो जाएगा। तो लोहे का एक मोल में लोहे का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? लोहे का जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो इतना होता है, ठीक है। तो 56 ग्राम में कितना हो जाएगा? इतना। तो 1 ग्राम में इतना बटा 56,
तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5.6 ग्राम में इतना बटा 56 गुने 5.6, तो हम लोग का राइट आंसर ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है अभिक्रियाएं दिया हुआ है 4HCl प्लस O2 से अभिक्रिया करके 2H2O प्लस 2Cl2 के अनुसार 0.35 मोल Cl2 बनाने के लिए कितने मोल HCl की आवश्यकता होगी। 40 सेकेंड रह गए हैं। टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, सबसे पहले अभिक्रिया क्या कर रहा है, तो 4HCl प्लस O2 C से अभिक्रिया करके 2H2O प्लस 2Cl2 बना रहा है। इसमें कितना है, 4 मोल है। ये कितना है, 4 मोल। ये जो है ये 4 मोल है। 2Cl2 ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 मोल। ये 2 मोल हो गया। अब चूंकि 2 मोल Cl2 के लिए कितना, 4 मोल HCl चाहिए। 4 मोल HCl चाहिए। 4 मोल HCl चाहिए, इसलिए कितना बोल रहा है, 0.35। ठीक है, तो 0.35 मोल। ठीक है, Cl2 के लिए कितना हो जाएगा, 4 गुने 0.35 बटा ये 2, ये 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 0.70 मोल। इतना HCl की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। एक यौगिक की प्रतिशत रचना निर्धारित करने पर उसमें 78.2% क्या है, बोरॉन है। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग डायग्राम से समझिए। ये तत्व है। ठीक है, कौन कौन सा है, बोरॉन है और क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, बोरॉन है, हाइड्रोजन है। इसका प्रतिशत मात्रा इसका कितना हो जाएगा, बोरॉन का कितना है, ये 2%। हाइड्रोजन का कितना है, 21.8। ठीक है, अब क्या होगा, इसका प्रतिशत मात्रा हो गया। अब क्या होगा, प्रतिशत मात्रा परमाणु भार। प्रतिशत मात्रा क्या, परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 78.2। बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है, 10.8। हाइड्रोजन का कितना है, 21.8।
होता कितना है, एक। ये हो गया, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। परमाणुओं में मोलों की संख्या, अब क्या होगा, परमाणु में क्या, मोल की संख्या, मोल की संख्या, परमाणु में मोल की संख्या, ठीक है। परमाणु में मोल की संख्या कितना है, ये है 7.24 और इसका कितना हो जाएगा 21.8। सरलतम अनुपात कितना हो जाएगा, सरलतम अनुपात जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 7.24/7.24। ये कट गया, कितना आया 1। इसका कितना हो जाएगा 21.8 बटा कितना 7.24। इसको कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इस यौगिक का मूलानुपाती जो सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा BH3। बी का कितना है, 1 है, एच का कितना है 3, तो क्या हो जाएगा BH3। बोरॉन का 1, हाइड्रोजन का 3, BH3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा हम लोग का, मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा, BH3 कितना दिया हुआ है, BH3 बराबर कितना होगा, बोरॉन का 10.8 प्लस 3, एच का 3 गुने 1, परमाणु परमाणु भार जो 1 होता है, बोरॉन का कितना है 10.8। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 13 दशमलव कितना आएगा 8 आएगा। यौगिक का अनुभार, अब क्या होगा, यौगिक का अनुभार, यौगिक का अनुभार बराबर क्या होगा 27 दशमलव कितना है 6, यौगिक का अनुभार हो गया। अतः एन बराबर, यहाँ पे एन बराबर क्या होगा 27.6 बटा 13.8 बराबर कितना आया 2। क्वेश्चन में बोल रहा है अणुसूत्र, तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है, अणुसूत्र बराबर होता है, अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र गुने एन। मूलानुपाती सूत्र कितना है BH3, BH3 गुने एन का मान कितना आया 2, BH3 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा B2H6, ठीक है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा B2H6, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन लंबा था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए 17 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 17, सिसली विधि को किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। सिसली विधि को किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है, तो गंधक के निष्कासन में इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो न्यूमेरिकल है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, मर्क्यूरिक एसिड H2O को गर्म करने पर मरकरी Hg बनाता है, ठीक है, ये अभिक्रिया करके, ठीक है। तो 54 ग्राम H2O को अपघटन करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, कितना ग्राम Hg प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 18,
टाइम अप। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी Hg बनता है, ठीक है। इस तरह भी क्रिया इसका किया तो यहाँ पे कितना है 2 मोल, यहाँ पे है 2 मोल और ये O2 यहाँ पे भी हो गया 2 मोल। अब देखिए Hg का कितना हो जाएगा, ये 2 मोल है तो 2 Hg का 200, O का 16 बराबर कितना हो गया 432 ग्राम, ठीक है। अब चूंकि 432 ग्राम HgO के लिए 180 ये ऊष्मा चाहिए, इतना ऊष्मा चाहिए, इसलिए 54 ग्राम HgO के लिए कितना हो जाएगा, तो 180 गुने 54/432। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 22.5 इतना, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, चूंकि 416, ठीक है, 416 ग्राम HgO से 2 गुने 200 ग्राम Hg प्राप्त होता है। इतना ग्राम Hg क्या होता है हम लोग को प्राप्त होता है, इसीलिए 54 ग्राम HgO से कितना हो जाएगा 2 गुने 200 गुने 54 कितना 416। इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो 52 ग्राम Hg आएगा, ठीक है। 52 ग्राम क्या आएगा Hg, तो ये हम लोग का क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो हम लोग का राइट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया 52 ग्राम Hg, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 22.5 और 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के संघटन को कौन दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। कॉपर, जिंक और निकल जो है वो मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के संघटन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणुओं की व्यवस्था होती है तो वो चतुष्फलकीय होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। सबसे भारी कण है 26, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण पूछ रहा है, सबसे भारी कण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। न्यूट्रॉन जो होता है वो सबसे भारी कण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। अष्टफलकीय गंधक को एकंताश गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है अष्टफलकीय गंधक को एकंताश गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 96 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है।
आयुपीएससी नाम पूछ रहा है, इसका आयुपीएससी नाम क्या होगा? 28। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आयुपीएससी नाम, तो इसका आयुपीएससी नाम जो होगा वो 3 मिथिल 2 पेंटानॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो समावयवियों को व्यक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, C2H5OH और CH3। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। रक्त का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 30। टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। पिछले क्लास में जिस जिस बच्चे का कमेंट आया था उनका नाम है अजीत कुमार, राहुल जयकर, अंशुराज, रविरंजन कुमार, शमीर कुमार, स्वाति मिश्रा, मनीष सिंह, मधु, अंकित कुमार, चंदा कुमारी, अखिलेश वर्मा, मुस्कान गुप्ता, अनु छाया, सुशील सिंह, यादव भाई यादव, रवि रंजन, लाइफ चेंजिंग, रूपेश रंजन, स्मार्ट राजू, अमित कुमार, चंदन कुमार वर्मा, सुनील कुमार, पुष्कर कुमार, सत्यम भारद्वाज, सत्यम कुमार वर्मा, रोशन यादव, कृष्णा कुमार सिंह, अमन आनंद, रणवीर कुमार, रजनीश कुमार, आशुतोष राज, कुशवाहा किंग, राकेश कुमार यादव, रवि रंजन, ऋषि रंजन, एकता कुमारी, दिनेश कुशवाहा, शिवांगी सिंह, काजल कुमारी। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी मैं सबका कमेंट रीड करूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके, बाय, गुड नाइट।